गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय की निर्मल हैप्पी की ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। पिछले क्लास के अंतर्गत हमने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हुए पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार अर्थात समानता के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली थी। हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत उल्लेखित किए गए हैं, जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का जहां उल्लेख किया गया है, वहीं आर्टिकल 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अगले मौलिक अधिकार हैं जिन्हें कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार और भारतीय संविधान के अंतर्गत तो स्वतंत्रता के अधिकारों का जो प्रावधान किया गया है वह भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 19 से 22 तक किया गया है। अनुच्छेद संख्या 19 से 22 तक भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार उल्लेखित किए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकारों के संदर्भ में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करें तो स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के संदर्भ में हम विस्तार से पढ़ें तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि 19 में मूल संविधान के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, जबकि आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही हम बात करें तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत भारत का वर्तमान जो संविधान है, भारत के वर्तमान संविधान के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। वर्तमान संविधान के अंतर्गत जिन स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है वे 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। और ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसलिए हुई, जैसा कि आपने पढ़ा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। संपत्ति की स्वतंत्रता को निश्चित कर दिया गया है और इस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं बच गईं वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शेष बच गईं। नेक्स्ट हम आगे बात करें कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत उसके विभिन्न पार्टों का उल्लेख किया है। आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह स्वतंत्रता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
यानी भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है और स्वतंत्रता को कहा जाता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यानी अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, अपने पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न लेख प्रकाशित करवाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे हम विस्तार से बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत, संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जिस स्वतंत्रता के विषय में उल्लेख किया गया है वह जो स्वतंत्रता है मूल रूप से शांतिपूर्ण सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता। और सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत, संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह स्वतंत्रता है भारत के किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत शांतिपूर्ण संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यानी भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्ण उद्देश्यों और कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के संघ एवं संगठनों का गठन कर सकता है, संघ और संगठनों को बना सकता है। राज्य किसी भी प्रकार का विभेद इस दिशा में नहीं करेगा, सभी नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान होगी। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 19(1) है और आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह स्वतंत्रता है भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता। और निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता के मतलब है कि भारत के किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत बिना किसी रोक टोक के भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी भ्रमण कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है, किसी भी प्रकार की रोक टोक उस पर नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत 19(1) तो 19(1) के अंतर्गत जिस स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है वह भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, निवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 19(1) के संदर्भ में आपने पढ़ा इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया है, जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख था और वर्तमान में संपत्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारत के संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है। इस प्रकार से आर्टिकल 19(1) वर्तमान में रिक्त स्थिति में है, इसमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करें तो आर्टिकल 19(1)(6), आर्टिकल 19(1)(6) के अंतर्गत जिस स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है वह है आय, आजीविका, वृत्ति एवं व्यापार। आय, आजीविका, वृत्ति एवं व्यापार की स्वतंत्रता। तो भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आय, आजीविका, वृत्ति या व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कानूनी दायरे और नैतिक नियमों में रहते हुए शांतिपूर्ण स्थिति का पालन करते हुए किसी भी प्रकार के आय, आजीविका, वृत्ति एवं व्यापार से संबंधित कोई भी कार्य कर सकता है। सरकार उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध और अंकुश नहीं लगाएगी, वरन उसके जो कार्य हैं कानूनी दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से उचित और सही होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत, आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जिन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है वे स्वतंत्रताएं हैं मूल रूप से आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत प्रदान की गई है, जबकि आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत शांतिपूर्ण सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत हम देखें तो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत शांतिपूर्ण संघ एवं संगठन, यूनियन बनाने की जो स्वतंत्रता है वह प्रदान की गई है। आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत निर्बाध भ्रमण, बिना रोक टोक के भारत के किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत निवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और आर्टिकल 19(1)(6) के संदर्भ में हमने देखा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यहाँ से संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत भारत के नागरिकों को प्रदान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल 19(1)(6) के अंतर्गत हमने देखा 19(1)(6) के अंतर्गत आय, आजीविका, वृत्ति एवं व्यापार के स्वतंत्रता। तो ऐसे प्रकार से हमने देखा कि आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत 19(1) के अंतर्गत मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं, जबकि भारत के वर्तमान संविधान के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हम बात करें तो मूल रूप से जिस तरह से चर्चा की जाती है कि आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत यानी राज्य में निवास करने वाले नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, नागरिकों को जो क्या प्रदान की गई हैं, स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इन स्वतंत्रताओं पर राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए राज्य इन्हें सीमित भी कर सकता है। राज्य इन स्वतंत्रताओं को युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सीमित भी कर सकता है, अर्थात इन स्वतंत्रताओं पर राज्य राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित की दृष्टि से युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो भारतीय संविधान में
आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, राज्य, राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इन स्वतंत्रताओं पर आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। इस प्रकार से आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत प्रदान की गई विभिन्न स्वतंत्रताओं के संदर्भ में आपने जानकारी प्राप्त की। भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकारों में आप पढ़ रहे हैं। आपने आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, जिसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता तथा आय आजीविका वृत्ति एवं व्यापार की स्वतंत्रताओं के विषय में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 20। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा आरोपी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक उसको आरोपी नहीं कहा जा सकता। किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संदर्भ में यह कुछ प्रावधान करता है कि आर्टिकल 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, इसके अंतर्गत यानी एक अपराध के लिए एक अपराध जो है, उस एक अपराध के लिए निर्धारित सजा के अतिरिक्त अन्य सजा प्रदान नहीं की जाएगी तथा दोहरे दंड का निषेध किया गया है तथा तब तक किसी व्यक्ति पर न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता तथा एक अपराध के लिए निर्धारित सजा के अतिरिक्त अन्य सजा नहीं दी जा सकती, जिसे दोहरा दंड निषेध कहा जाता है। तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत प्रावधान है अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, जिसमें उल्लेखित है कि एक अपराध के लिए निर्धारित सजा के अतिरिक्त अन्य सजा जो है अभियुक्त को नहीं दी जा सकती, जिसे दोहरा दंड निषेध कहा जाता है। आगे हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेखित आर्टिकल संख्या 21 के संदर्भ में, आर्टिकल 21 के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उल्लेखित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को धारण करना, प्राणों को धारण करने का अधिकार है, जीवन को धारण करने का अधिकार है। अर्थात बिना किसी न्याय की प्रक्रिया के किसी व्यक्ति के प्राणों का हरण नहीं किया जा सकता है। यदि बिना किसी न्याय की प्रक्रिया के किसी व्यक्ति के प्राणों का हरण किया जाता है
तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। अर्थात आर्टिकल 21 में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, प्राणों शरीर को धारण करने का अधिकार है, अर्थात बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी व्यक्ति के प्राणों का हरण नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो वह आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपने आर्टिकल 21 के अंतर्गत देखा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शरीर एवं प्राणों को धारण करने का अधिकार। इसके बाद में हम देखें आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 21A के अंतर्गत जो अधिकार प्रदान किया गया है वह है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जिसके अंतर्गत शिक्षा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को यानी अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा का प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत किया गया है, जिसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। यानी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत यानी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो 1 अप्रैल 2010 को इसे यानी लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसे भारत के अंतर्गत क्या किया गया, लागू किया गया। शिक्षा का जो अधिकार है 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमने देखा कि शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 22 के अंतर्गत हम बात करें तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत जिसका प्रावधान किया गया है वह है अवैध गिरफ्तारी, अवैध गिरफ्तारी व नज़रबंदी से संरक्षण, अवैध गिरफ्तारी व नज़रबंदी से संरक्षण। और अवैध गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी से संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। भाई किस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत होने का अधिकार है। गिरफ्तार किया गया जो व्यक्ति है वह आवश्यक कानूनी परामर्श ले सकता है, वह अपने पसंद का वकील नियुक्त कर सकता है, उससे आवश्यक सलाह ले सकता है तथा वह अपने परिवारजनों से भी मिल सकता है।
तो अवैध रूप से गिरफ्तारी को रोकने के लिए, अवैध रूप से नज़रबंद किए जाने को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर लिया जाए तो उसके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर्टिकल 22 के अंतर्गत अवैध गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी से संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 22 में प्रदान किया गया है, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत होने का अधिकार है, अपने पसंद की कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, अपने परिवारजनों से मिलने का अधिकार है। तो आर्टिकल 22 में अवैध गिरफ्तारी से, नज़रबंदी से संरक्षण का प्रावधान इस प्रकार से आपने भारतीय संविधान में उल्लेखित 2 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों, जिसमें समानता के अधिकार के संदर्भ में आपने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, वहीं आर्टिकल 19 से 22 तक उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकारों के संदर्भ में भी आपने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। भारतीय संविधान में उल्लेखित अग्रिम कुछ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास हम अग्रिम वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।